ट्रायल बैलेंस नहीं बढ़ रहा है। हेडिंग लगाइए नए चैप्टर की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत सी बार आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नाम सुना होगा BRBP, BRBP, तो वही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर चैप्टर नंबर क्या है ये? चैप्टर नंबर DK गोयल में तो ये 18। अरे क्या बात है, ठीक है, क्या बातें कर रहे हो। तो पहले के जमाने में आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना, पहले के जमाने में हुंडियां चला करती थी, हुंडी है ना, इंडियन लैंग्वेज में लिखी होती थी, है ना, और वेस्टर्न कल्चर में चलते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स। अपने यहाँ तो चलती थी हुंडी, और वेस्टर्न कल्चर में चलते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है, फिर ये नाम इंडिया में भी इस्तेमाल होने लग गए, तो इनके लिए इंडिया में कानून आ गया, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। ठीक है, तो उसके बाद से ये हमारे देश के कल्चर में भी आ गए। होता क्या है, सिंपल सा काम है, ये एक भैया है, इनका नाम है अभी, और एक ये दूसरे भैया है, इनका नाम है शेख। तो अभी ने शेख भैया से 50,000 का माल खरीदा, और जब शेख भैया ने अभी को कहा कि पेमेंट कर, तो अभी ने कहा थोड़ा शेक करो, 2 महीना वेट करो, 2 महीने बाद दे। यानी डील क्या हुई कि माल तो आज उठा के ले गए, और पेमेंट कितने टाइम बाद दूंगा, 2 महीने बाद। तो शेख भैया ने अभी भैया को एक बिल बना दिया, बिल जैसा बिल होता है वैसा बिल बना दिया, उस पर लिख दिया कि अभी भैया ने 50,000 का माल लिया है, और ये कह रहे हैं कि 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो अभी भैया ने इस पे साइन कर दिए, और इसकी एक कॉपी तो अभी भैया के पास चली गई, और एक कॉपी शेख भैया ने अपने पास रखी। 2 महीने पूरे हो गए, 2 महीने बाद अभी भैया आए, 50,000 रुपए शेख भैया को दे दिए, और उनके मुंह पे बिल फाड़ दिया। इसी को बुलाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट चैप्टर, अरे काय का नेक्स्ट चैप्टर, 3 दिन बाद देना होता है। हाँ अभी, अरे रुक तो सही है अभी, ठीक है। तो जिस इंसान ने बिल बनाया वो तो होता है ड्रोवर, और जिसके लिए बिल बना वो होता है ड्रोवी। ड्रोवी, ये एक तो होता है ड्रोवर, ये ड्रो में लग गया वर, और एक हो गया वी, ड्रो के बाद लग गया ई, तो ये हो गया ड्रोवी। अब जीवन का दुख ये है कि अभी तक तो हम केवल एक के लिए जर्नल एंट्री करते थे, अब इन दोनों के लिए जर्नल एंट्री करनी, यानी इसके नजर से तो बनेगी सेल, तो इसके नजर से बनेगी परचेज, इसके नजरिए से तो बनेगा बिल्स रिसीवेबल, और इसके नजरिए से बनेगा बिल्स पेबल। इसको रिसीव होगा कैश, और ये पे करेगा कैश, तो दोनों नजरियों से एंट्रियां पास करनी पड़ेंगी। फिर ऐसा नहीं है कि जीवन का समस्या का समाधान यही हो गया, फिर ये अभी भैया बहुत नकटे जीव है, हाँ टाइम पे पेमेंट नहीं देते, तो फिर बिल को रिन्यू करना पड़ेगा, है ना। चेक दे दिया, डिसओनर हो गया, है, ड्यू डेट पे काम नहीं आने की जबान खराब बाजार में। अगर आपने ड्यू डेट पे काम पूरा नहीं किया तो जबान खराब है बाजार में। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, बिल नेगोशिएशन पे कैसे होता है, आप बैंक के द्वारा बिल के लिए कलेक्शन के लिए कैसे भेजते हो, बिल का डिसऑनर कैसे होता है, डेज ऑफ मैच्योरिटी, डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं, है ना। ये शेख भैया भी कम नहीं है, इन शेख भैया ने पीछे फूफा जी बैठे थे, इनको भी बिल चिपका दिया, वही बिल जो किससे लिया था, अभी से लिया था, कि 50,000 आने फूफा जी 2 महीने बाद।
तो ये बिल आप रख लो, आप ले लेना 2 महीने बाद 50,000, मेरे को माल दे दो अभी। तो यानी कि जैसे कैश जो है वो एक्सचेंज में इस्तेमाल किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम में लिया जाता है, तो ऐसे ये बिल भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम में ले लिया जाता है। बिल तो फिर किसी और के नाम पे किसी और की तो होगा। हाँ तो हुआ ना, अभी का बिल शेख के पास था, शेख ने वो बिल फूफा जी को दे दिया, तो इसको बुलाया एंडोर्स करना। ठीक है, फिर ऐसे भी होता है कि बिल की जरूरत, बिल तो है 2 महीने बाद का, अब फूफा जी को तो जरूरत पड़ गई आज, और फूफा जी किसी की सुनते गए, फूफा जी का तो आज माने आज, तो फूफा जी बैंक के पास चले गए कि यार मेरे पास बिल है, ये बिल बैंक तू रख ले और तू मेरे को पैसे दे दे अभी के। तो बैंक ये कहता है फूफा जी दे तो देंगे देखो पैसा, लेकिन उतना दिन नहीं देंगे जितना बिल में फूफा जी का इंटरेस्ट आया, फूफा जी पेन ले गया, अच्छा मतलब पूरा पैसा नहीं मिला, 50,000 का बिल है, तो बैंक ने कहा कि हम इस पे बैंकिंग चार्जेस लगाएंगे 2,000 रुपए के, तो आपको 48,000 दे देंगे, 50,000 नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों करता है बैंक? इसको बुलाते हैं डिस्काउंटिंग। बैंक ने क्या कर दिया, बिल को डिस्काउंट कर दिया, यानी कि आपको कैश में दे दिया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक बाजार में ये बिल लेके घूमेगा कि मेरे पास 48,000 रुपए का बिल है और 2 महीने बाद ये 50 का हो जाएगा, तो किसी को लेना हो तो 49,000 में भी मुझसे ले लो, 49। तो बैंक ने कितना कमा लिया, 1,000 रुपया तो ऐसे कमा लिया और 2,000 डिस्काउंट जोड़ के कमा लिया। तो ऐसे ये पूरी प्रक्रिया होती है, जब बैंक इसको मार्केट में ट्रेड करवा देता है तो यही बिल कमर्शियल बिल के नाम से जाना जाता है। तो आप देखो एक बिल, इसलिए जीएसटी लाना जरूरी था कि बिल इतना घूमेगा क्या होगा, तो ये ट्रेड बिल कमर्शियल बिल भी बन जाता है, लेकिन कमर्शियल बिल की नॉलेज आपके लेवल पे नहीं छोड़ेंगे हम, केवल डिस्काउंटिंग तक का प्रोसीजर आपके लेवल पे रहेगा। तो हेडिंग लगाइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फिर डेफिनेशन लिखते हैं हम इसकी। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल का मतलब क्या, बिना शर्तों का, कंडीशन नहीं है इसमें कुछ, हाँ कि उस दिन बारिश हुई तो दूंगा। एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। लिख लेना भाई, पेन क्या मतलब, लिख रहा हूं मैं भी लिख रहा हूं, तू भी लिख ले यार। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे a certain sum of money only to person or the bearer of instrument। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिखित में जो एक अनकंडीशनल ऑर्डर के साथ साइंड है, इस पे कोई शर्त नहीं है, और जिसने ये बिल साइन किया है वो ये कह रहा है कि मैं पैसा दूंगा उस इंसान को जिसने ये बिल बनाया है या फिर जिस इंसान के पास ये बिल रखा हुआ है। ये डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, ये डेफिनेशन पाई जाती है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, इसलिए ये थोड़ी लीगल भाषा है। हाँ, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल NEGOTIABLE, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो इस बिल के कैरेक्टर या फीचर क्या है, पहली चीज ये बिल लिखित में होना चाहिए, दूसरी चीज ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं है पैसा दे दे, ऑर्डर है दे, है ना।
तीसरी शर्त अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना शर्तों के। ऐसा नहीं उस दिन बारिश हुई तो दूंगा, मेरा पेट खराब हुआ तो दूंगा, है ना। चौथी चीज डेफिनेट होना चाहिए, है ना, टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं टाइम ही नहीं लिख रहा हूं, तेरी जब इच्छा हो तब दे देना, है ना, वो नहीं है, मतलब डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। डेट जो है पेमेंट की वो फिक्स्ड होनी चाहिए। ड्रॉवर के भी साइन होने चाहिए, यानी जिसने बनाया है, और ड्रॉवी के भी साइन होना चाहिए जिसने बिल को एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए कि कितना अमाउंट लूंगा जब वो पीरियड की एक्सपायरी होगी, और इस पे एक स्टैंप भी होना चाहिए जिससे ये एक लीगल ड्राफ्ट बनेगा, है ना। स्टैम्प्ड पेपर हो गया, ये कोर्ट में प्रूफ दे सकते हो आपकी, देखो भैया ये रहा बिल। अब नहीं हो तो फिर अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल है बाबा, थ्योरी तो दूंगा, लेकिन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट में सीधे थोड़ी ट्रेडिंग बना लिया था, पहले 4 एडजस्टमेंट सीखे थे थ्योरी में। वो अलग चीज है बेटा, वो एग्रीमेंट जो है वो अलग चीज है, ठीक है। अब अगली हेडिंग लगाइए, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला ड्रॉवर, जिसको मेकर भी बुलाया जाता है, जो बिल बनाता है। आम भाषा में आप इसको बुलाते हो क्रेडिटर, जो मनी रिसीव करेगा और बिल बनाता है, इसलिए इसको ड्रॉवर बुलाया जाता है। और बिल पे इस ड्रॉवर के भी साइन होते हैं। दूसरा नाम ड्रॉवी। ड्रॉवी ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, ये भी बिल पे साइन करता है और लिखता है एक्सेप्टेड। पहले तो क्या शब्द लिखता है, एक्सेप्टेड, और फिर साइन करता है, ठीक है, जिससे ये प्रमाण हो जाता है भाई तूने बिल एक्सेप्ट किया है ना, और तेरे साइन है इसमें, और अब तेरे को इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा है पेई। वैसे तो मैक्सिमम केस में जो ड्रॉवी होता है वही पेई बन जाता है। पेई जो पैसा दे रहा है भैया बिल का है। अरे बहुत सी बार फूफा जी थर्ड पर्सन भी आ जाता है, आपने मोहित से लेके दे दिए तो अब पेई कौन बना, मोहित, लेकिन बिल किसका है? अब मोहित किससे मांगेगा, आपसे मांगेगा कि मैंने तेरे आप पे बिल का पेमेंट किया। वैसे तो यूजुअली जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी जो होता है वही पेई भी होता है। एडवांटेजेस, लीगल डॉक्यूमेंट है ना, आप इसका डिस्काउंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका ही जस्ट अपोजिट एक होता है प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जगह। बिल तो किसने बनाया, क्रेडिटर ने। प्रोमिसरी नोट जो खरीदता है वो लिख देता है। प्रोमिसरी नोट यानी कि एक नोट जिसमें क्या किया हो, प्रॉमिस किया हो, एक वादा कि मैं इतने समय के बाद आपको इतना रुपया जो है वो दूंगा, तो उसको प्रोमिसरी नोट बुला देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा थ्योरी पे नहीं आऊंगा, नहीं तो फिर एक आकर बोला कि सर ये थ्योरी है क्या। तो अब अपन आते हैं सीधे डेज ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। हाँ, जिस दिन बिल ड्यू होता है उसको तो आप क्या बुलाते हो, ड्यू डेट, और उस ड्यू डेट को ही क्या बुलाते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी। उस ड्यू डेट को ही क्या बुलाते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी। इट इज कंपल्सरी टू एड 3 days, और इन्हीं को बुलाया जाता है डेज ऑफ ग्रेस।
मतलब अगर देने के जो ड्यू डेट है उसके 3 दिन, उसके बाद 3 दिन जोड़ने, यानी अगर 1 जुलाई से 2 महीने बाद का बिल है तो 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 महीना, 1 अगस्त से 1 सितंबर 2 महीना। अब 1 सितंबर में 3 दिन जोड़े तो डेट आई, क्यों जोड़ने, कंपलसरी है जोड़ने। इसमें तो होता है 31 दिन का नहीं मानते, जो 30 दिन का ही मानते। हाँ तो नहीं, ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 महीने, यानी 2 महीने गिन लेना भाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। ऐसा नहीं है कि हाँ वो, हाँ इसमें 3 दिन और ऐड फिर जो डेट आएगी उसमें 3 दिन और ऐड करने पड़ेंगे। तो इन 3 दिन को बुलाते हैं डेज ऑफ ग्रेस, कि भाई तेरा बिल ड्यू हो गया है, इन 3 दिन में पेमेंट कर दे यार। मतलब 3 दिन और एक्स्ट्रा, 3 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए ड्यू डेट के बाद, ठीक है। आम भाषा में 3 दिन और एडिशनल। उसमें पेनल्टी लगती है? नहीं, इनमें नहीं मिलती, इनमें कोई पेनल्टी नहीं है डेज ऑफ ग्रेस में, इसलिए इनको क्या बोला है, डेज ऑफ ग्रेस। इसके बाद फिर डिसऑनर काउंट हो जाएगा कि आपका पेमेंट फेल हो गया। लेकिन ये डेज ऑफ ग्रेस के लिए कुछ शर्तें, तो स्टार बना के लिखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर, points to remember while finding date of maturity। तो पहला पॉइंट, अगर 29, 30 और 31 तारीख नहीं है तो फिर जो लास्ट डे होगा उसी को काउंट करेंगे। अगर 29, 30, 31 ऐसी डेट नहीं है तो फिर महीने की जो आखिरी डेट है वही काउंट होगी। जैसे कि आपने 1 जनवरी को, आपने 30 जनवरी को बिल ड्रॉ करा 1 महीने के लिए, तो 30 जनवरी के बाद 1 महीना खत्म होगा तो 30 फरवरी आनी चाहिए। चाटा खा लेगा अभी, 30 फरवरी है ना। तो अब फरवरी में तो आखिरी डेट क्या लग रही है, 28, तो फिर वो 28 ही काउंट होगी। और फिर 28 में 3 दिन जोड़ देंगे, तो 28 फरवरी में 3 दिन जोड़े तो 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, तो फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी कितनी बन जाएगी हमारी, 3 मार्च बन जाएगी। फरवरी में तो हो सकता है, हाँ ये तो फरवरी में ही हो सकता है। दूसरा, चाहे बिल 30 को ड्रॉ हुआ हो चाहे 31 को ड्रॉ हुआ हो, हाँ अगर ये ड्रॉ डेट है, जैसे 30 मई है या 31 मई है और 1 महीने का टाइम पीरियड है, तो मई के बाद जून खत्म हो गया है ना, और जुलाई काउंट होगी, तो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, तो ड्यू डेट कितनी बनेगी, 3 जुलाई। तो 31 को ड्रॉ हुआ हो चाहे 30 को ड्रॉ हुआ हो, मंथ की काउंटिंग तो मंथ के हिसाब से ही चलेगी, काउंट एज मंथ। दो पॉइंट तो क्लियर है सभी को। तीसरी कंडीशन, अगर उस दिन गैजेटेड हॉलीडे है, जैसे कि 26 जनवरी सरकारी छुट्टी, तो 1 डे अर्लियर काउंट करना है। और 4, अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है तो 1 डे लेटर। है ना, जैसे ये अभिषेक जी जो थे, ये अपने राजस्थान के वो बन गए थे मुख्यमंत्री,
है ना। और जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसी दिन इतनी खुशी हुई कि हार्ट अटैक से निकल लिया अभी। तो फिर इसके लिए इमरजेंसी हॉलीडे रखी एक दिन की, है ना। तो फिर अपन ने अगला दिन काउंट कर। सर पर पैसे देने हैं, पैसे तो घर पे आके भी दे सकता है। अरे दे सकता है, लेकिन छुट्टी है ना बेटा। फिर सरकारी छुट्टी का महत्व क्या निकला। फिर तो ऐसे ठेकेबंदी नहीं होने चाहिए, घर पे आके दे जा 2 अक्टूबर को तू। हाँ यार, लेक में मिलती है ना। तो ये पब्लिक हॉलीडे के साथ संडे भी काउंट हो सकता है, ऐसी बात नहीं। गैजेटेड हॉलीडे में संडे भी काउंट हो सकता है, क्योंकि संडे भी वैसे क्या होता है, दुकानें बंद भी होती है ना। हॉलीडे, संडे इज अ हॉलीडे। चलिए, तो अब आप मेरे को बताइएगा डेट, है ना। नेशन वाइड संडे थोड़ी बोल सकते हो। तो नेशन वाइज तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2017 को 2 महीने के लिए बिल ड्यू हुआ है। डेट ऑफ मैच्योरिटी बताओ, क्या मत लिखना मेरे भाई। 3 मार्च 3 मार्च क्यों? 1 मार्च होती है। 2 महीने हुए 1 जनवरी से 2 महीने, 4 मार्च। वेरी गुड बॉय, सिंसियर हो थोड़ा। 1 जनवरी से 2 महीने, तो जनवरी फरवरी और फरवरी से मार्च। अब 1 मार्च को 2 महीने पूरे हुए, 2 3 तो 2 3 4, तो 4 मार्च जो है वो बनी आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है। अगला 28 जनवरी 2020, 1 महीने के लिए। 1 अप्रैल। देखो इतने कितने तेजस्वी लोग हैं अपने पास, ये महीना ही खा गए पूरा फरवरी का। 1 अप्रैल। 2 या 3 नहीं, 1 फिक्स बोल। 3 मार्च। 3 मार्च 2029 तारीख भी तो आएगी है। 2020। अच्छा, लीप ईयर फंस गया क्या? हाँ, 2 मार्च आएगा। 2 मार्च तो फिर तो 2019 का। चाटा कहाँ है? क्यों बना दी? अभी खा रहा है। मैंने क्या करा? तेरे को बोल कौन रहा है यार? अरे पीछे वाले का नाम भूल गया। 30 जनवरी 2017, 1 महीने के लिए। 3 मार्च 1 महीना, 30 जनवरी से 1 महीना। वापस कितनी आएगी? 3। सर 1 महीना का है। हाँ, ठीक है। मस्ती चल रही है फुल जीवन में। 30 अप्रैल 2020, 2 महीने के लिए। 3 जुलाई। 2 जुलाई। 2 क्यों? अरे तो 30 31, यहाँ लिखा तो सही। 30 31 को तो सेम काउंट करना है ना एज अ मंथ, चाहे 30 को ड्रॉ। 3 जुलाई। सर एक बात बोलूं, हम्म। हमारे स्कूल में ये पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें 30 31 काउंट किया था। नहीं बेटा, काउंट नहीं करना ऐसे। सर तो जैसे 3 आ रहा था ना, तो 4 जुलाई करवाया था। नहीं 31 में एक दिन वो टीचर को कहना SC शर्मा पढ़े, DK गोयल नहीं पढ़ना बस। अभी कौन है ना? हाँ। 1 दिसंबर 2016, और बिल ड्रॉ हुआ है 60 दिन के लिए। अब काउंट करो तुम दिन के हिसाब से। अब दिन के हिसाब से काउंट। 16 कैसा ईयर था? 1 दिसंबर काउंट होगा। हाँ, लीप ईयर था 2016। 29 मार्च सर 29 जैन 60 महीने 2 फरवरी
29 जैन ही तो होगा। 29 जैन कैसे होगा यार? 31 दिन तो सर 2 पर 2 या 3 3 29 जैन सेकंड फायर सेकंड फैब। सेकंड फायर अब फूफा जी को काउंट करवा के समझा तू कि सेकंड फैब कैसा है। तो 31 1 और 2 3 महीने 3 महीनों में बढ़ाते ना 3 दिन क्यों नहीं बढ़ा दो? मेरी गलती है, दिन दिन बढ़ा दो। 30 अप्रैल हो गया ना अपना। पेपर में आएंगे क्या? अरे डेट ऐसे मेंशन करनी है। आप जब जर्नल एंट्री करोगे ना डेट मेंशन होगी, तो वो डेट कैसे पता लगाओगे? ऐसे पता लगानी पड़ेगी डेट, और डेट लिखनी पड़ेगी एंट्री से पहले, नहीं तो मार्क्स काट लेगा वो। हाँ 30 अप्रैल 2017, 3 महीने के लिए। 3 अगस्त 15 तो 3 वाले ही हैं क्या? मैंने वापस बोल देता हूं, अगर 30 से शुरू हुआ है तो महीना 30 से काउंट करेंगे, 31 से शुरू हुआ है तो महीना 31 से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे तारीख क्या थी? 30। तो 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई से 30 जून, और 30 जून से 30 जुलाई। अब 31 1 और 2। बोला यार दोनों को एक ही मंथ में काउंट तो बिल्कुल तीसरी की है। ठीक है, एक और खेल लेते हैं। 30 अप्रैल 30 दिन के लिए। 2 जून सेकंड बेटा पहली बार तो सही बोला था तू जीवन में, उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं। 2 जून आएगी। अरे तो पर मई में तो आता है ना। चल और देख लेते हैं। 23 नव बेटा ये अभी एक ही बार होगी प्रैक्टिस, फिर नहीं होगी। आज के बाद ये प्रैक्टिस दोबारा नहीं है, ये आज ही है डेट ऑफ मैच्योरिटी प्रैक्टिस करना। फिर अब जितनी भी चलेगी ना उनमें तुम्हें खुद डेट भरनी है। 23 नवंबर 2 महीने के लिए। 26 को गेजेटेड हॉलीडे सरकारी छुट्टी। ऐसे क्या करना चाहिए? 25 जैन। ठीक है, गेजेटेड हॉलीडे के लिए अपन ने क्या लिखा था बेटा? 1 डे अर्लियर काउंट करना। तो अपनी तारीख आ रही थी 26 जनवरी, तो 26 को सरकारी छुट्टी होती है, तो अपन ने एक दिन पहले काउंट किया। ठीक है, 27 नवंबर 3 महीने के लिए। 27 नवंबर 3 महीने। साल बता देता हूँ यार, साल पे खेल चलेगा। 15 डाल देते हैं इसमें। 2 मार्च। 16 को क्या हुआ था? लीप ईयर हुआ था। तो कितने? बेटा 3 महीने है ना, 15 के बाद 16 ही तो लगेगा। नवंबर दिसंबर जनवरी, सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 1 मार्च। ठीक है, तो सर हम लीप ईयर अबे तो 2020 में हुआ है, कितने साल में होता? दुखी जीवन है। 29 मई 4 महीने के लिए।
साल का काम है, अब फरवरी आ रहा है कि इसमें बीच में 4 महीने में भाई सितंबर। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2 को तो छुट्टी रहती है। वैसे भी एक कोई एक को ही आ रहा है। 29 मई से 29 जून जुलाई 29 से 29 जुलाई, 29 जुलाई से 31 जनवरी, फरवरी, 30 होते हैं। हाँ, तो 2 अक्टूबर आएगा, लेकिन एक दिन पहले माया किसी के हाथ कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 हो गए ना। तेईस मई 60 दिन के लिए। 25 जुलाई। 22 जून। अरे वैसे ले रहा हूँ ना यार। 25 जुलाई 25 जुलाई 25 जुलाई 25 होगा। और अगर 25 जुलाई को इमरजेंसी हॉलीडे है तो 26 जुलाई। ठीक है। अरे वो तो मैंने क्वेश्चन में प्लॉट कर दिया है। ऐसे तो 25 जुलाई है, लेकिन मतलब मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो तो फिर एक दिन आगे काम करता है। माइकल जैक्सन बना। माइकल दारू पी के दंगा करता है। 13 जुलाई 30 दिन के लिए। 13 जुलाई 12 अगस्त 15 14 ले लो। तो गिन रहा है कि इनके ऊपर ही चल रहा है यार, ये तो मैं लिख रहा हूँ। 14 अगस्त। तू बता दे कैसे आया 14 अगस्त में मानता हूँ। सर 1 महीने वो 15 अगस्त को तो हो जाएगा। कैसे हो जाए 15 अगस्त तक कैसे हो जाए, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। एक तो जोड़ लेना। कैसे जोड़ा, वही तो। या 1 महीना या 30 दिन जोड़ने। तो जुलाई कितने का होता है? जुलाई कितने का होता है? 31 का होता है। यार अरे 13 जुलाई है तो 14 जुलाई होगा ना। 14 अगस्त होगा 1 महीना 30 दिन मतलब। चलो, तो ये तो हुई अपनी एक किताब। दूसरी किताब से भी देख लेते हैं क्या है। यही मैंने यार, मैंने तो सही पढ़ाया बेटा यार, ऐसे मत डरा देख मेरे को यार। स्कूल का तुम स्कूल में जानो यार। स्कूल का तुम स्कूल में जानो। मेरा काम तो यही है कि मैं सही सिखाऊं और सही पढ़ाऊं। हाँ, वो फिर ऐसे ही बोलते हैं। हाँ भैया, अब अगले सवाल शुरू हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ना, इसके यहाँ तक जो था वो एक क्वेश्चन था, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 जनवरी और 31 जनवरी से 1 मंथ 2020 है ये। सेकंड मार्च 2 मार्च सोच लो एक बार। 5 मार्च पे जा रहा है। 1 महीना काउंट कब होगा? 29 फरवरी को। और 29 फरवरी से 1 2 3 मार्च। ठीक है।
28 से गया तो भी 3 यार। हाँ भैया 30 जून, 30 दिन के लिए। सेकंड सेकेंड अगस्त। हाँ भैया 12 जून, 2 महीने के लिए। 14 ठीक है। और 27 दिसंबर 2019, 2 महीने के लिए। 1 मार्च। फूफा जी सही चल रहे हैं अब स्पीड में। हाँ फूफा जी देंगे अब जवाब एक एक का। 1 मार्च, इधर 1 मार्च। और 13 जुलाई का लिखवा दिया था क्या पहले? मैंने देखा 13 जून वाला जुलाई लिखवा दिया। लिखवा दिया 13 जुलाई। लास्ट में देखना, लास्ट। ये रहा। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन ठीक। साल भी ऐसे होते हैं क्या? 3 साल बाद नहीं महीने में खेल चलता है बेटा, बिहार का इससे ज्यादा नहीं चलता इस 13 को क्या करना है। ये 13 लिखा है, इसको नवंबर। 13 लिखा है, इसको कुछ मत करो, इसको कुछ मत करो। अब अगली हेडिंग लगाओ, कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। बिल एट साइट, साइट एट साइट या ऑन प्रेजेंटेशन। ये एट साइट या ऑन प्रेजेंटेशन का मतलब होता है रीपेबल ऑन डिमांड। जब रीपेबल मतलब डिमांड करेंगे तब आपको बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें कोई डेट नहीं होती है? इसमें डेट इसमें डेट नहीं होती, इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता, और ना इसमें कोई डेज ऑफ ग्रेस लगता है। चाहे तो लिख लो इसमें नो टाइम मेंशन, नो डेज ऑफ ग्रेस। बिल एट साइट, रीपेबल ऑन डिमांड। जब मांगेंगे तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको ऑन प्रेजेंटेशन भी बुलाते हैं, बिल ऑन प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल मैंने इसको बिल दिया, उस पर लिखा है बिल एट साइट बस, और इसने एक्सेप्ट करके दे दिया मेरे को वापस। अब अगर मैंने 15 दिन बाद ही दे दिया, मैंने कहा तनिष भाई पेमेंट तो देना पड़ेगा। मतलब जब बोल दिया पेमेंट आ जाएगा। हाँ दादागिरी। उससे पहले दे दिया। उससे पहले कैसे दे देगा? फिर बिल ही क्यों बनवा रहा है? अभी दे जा पैसे। बिल आफ्टर डेट, उसी दिन मांग सकता है उस जिस दिन इच्छा उस दिन मांग लेगा। घंटे में। अब यार ऐसे तो आधे घंटे में मांग ले देख के। बिल आफ्टर डेट में लिखो पीरियड बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग। जिस दिन बिल ड्रॉ करा था, यहाँ पे ड्राइंग का मतलब वो मत ले लेना पर्सनल ड्राइंग हो रही है ना। जिस दिन बिल ड्रॉ कर दिया था उसी दिन से बिल को काउंट करेंगे, उसको बुलाते हैं बिल आफ्टर डेट। ठीक है। ऐसे एक और टर्म होता है बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट
पीरियड बिगिन आफ्टर एक्सेप्टिंग, जब ड्रॉवी एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद से काउंटिंग शुरू करें। दोनों के अंदर डेज ऑफ ग्रेस जो है वो अलाउ करे जाते हैं, चाहे वो बिल आफ्टर डेट हो चाहे बिल आफ्टर साइट हो। वैसे क्वेश्चन जब आपको देगा तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, सारे बिल जो होते हैं वो आफ्टर डेट होते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ द बिल आप समझ ही गए, बिल को ड्रॉ करना। एक्सेप्टिंग ऑफ बिल, ड्रॉवी जब उस पे एक्सेप्टेड लिखता है ना। और टेन्योर ऑफ बिल, जितना ड्यूरेशन है, जैसे अभी तक अपन देख रहे थे 2 महीना 3 महीना 60 दिन 30 दिन, ये सब क्या है, टेन्योर ऑफ बिल। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है? बिल आफ्टर साइड, हाँ, बिल आफ्टर साइड बिल आफ्टर साइड वगैरह मतलब क्या काम है? नहीं, ये टर्मिनोलॉजीज है, एक नंबर में पूछ ले वो थ्योरेटिकल पार्ट में कि बिल आफ्टर साइड किसको बुलाते हैं, बिल आफ्टर डेट किसको बुलाते हैं। वैसे सारे बिल जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे वो सारे बिल आफ्टर डेट वाले देखोगे। ठीक है, उसी दिन से अपन डेट से ही, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ था उसी दिन से अपन डेट ऑफ मैच्योरिटी काउंट करना शुरू करते हैं। तो आज अपन बेसिक एंट्रियां देख लेते हैं, अलग अलग यूजेस अलग अलग पर्पस होते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग एंट्री नंबर 1, when bill is retained till maturity। आपने किसी को भी नहीं दिया, आपने बिल मैच्योरिटी होने तक आपने वो बिल आपके पास ही रखा है, ना तो किसी से कुछ लिया है और ना ही किसी को कुछ दिया है। ये एंट्रियां लिख लीजिए, ऐसे के ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा। सीरियल नंबर 1 2 3 भी लगाना है, ट्रांजेक्शन भी लगाना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो कल से हमारा प्रैक्टिकल जो है न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चंस करने का, वो हमारा कल से शुरू हो जाएगा। When bill is retained till maturity, जब बिल आपके पास ही रखा हुआ था, ड्रॉवर के पास ही रखा हुआ। थर्ड वाला नहीं, ये तीनों एंट्रियां होंगी इस केस के अंदर। मतलब ये इसके सब पार्ट हैं, ये इसकी एंट्रियां हैं। अकाउंटिंग एंट्री पढ़ रहे हैं ना बेटा अपन, तो अकाउंटिंग एंट्री की हेडिंग लगाई थी अपन ने, और अकाउंटिंग एंट्री की हेडिंग लगा के अपने पहली एंट्री का पार्ट क्या बनाया, व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी तक बिल आपके पास ही रखा हुआ है। तो इस केस में ये 3 एंट्रियां होंगी, 3 एंट्रियां ड्रॉवर करेगा और 3 एंट्रियां ड्रॉवी करेगा। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री होगी, तो ड्रॉवी के नजरिए में जो परचेज है, ड्रॉवर के नजरिए में वो सेल्स है। फिर ड्रॉवर बिल बनाएगा, तो बिल बनाने की एंट्री होगी BR टू ड्रॉवी, और ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री होगी ड्रॉवर टू BP। फिर पेमेंट करेगा तो ड्रॉवर के पास पेमेंट आएगा बैंक टू BR, और ड्रॉवी पेमेंट करेगा तो एंट्री करेगा BP टू बैंक। ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल काउंट होगा और ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल काउंट होगा। इसको लिख लो, इनको कल समझेंगे भी वापस से और इनकी एंट्रीज भी करेंगे। हाँ, पानी भी पिया, सब कर ले।
एन दो भैया दोस्त को अपने। ये आया पकड़ लेते। पाँच छह चीजें होगी हमारी भी करें इंग्लिश वाले जितने बस चलो
इंग्लिश वालों की है, बाकी लोग जा सकते ठीक है, बढ़िया हैं। हुआ। दिव्या आज यहीं तक है, कल कंटिन्यू करेंगे इको के लिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. इंग्लिश पढ़ेंगे।